कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के बारे में पाठ्यवस्तु उपलब्ध कराऊंगा। कक्षा 12 की विषय वस्तु, जीव विज्ञान की विषय वस्तु अगर हम देखते हैं तो जो उसमें पहली इकाई जो है जिसको हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसमें 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा अध्याय है मानव जनन, जिसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। और चौथा अध्याय जो है इसमें जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। इसमें हम पहला अध्याय देखते हैं कि जीवों में जनन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और फिर आगे हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम जब देखते हैं कि जीवों में जनन, तो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन है क्या, जनन किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस शब्द को ही समझ लें तो इसका सारगर्भित रूप हमारे सामने आ जाएगा। पहला है शब्द री, दूसरा शब्द है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। इसका मतलब कि जब जीव अपने ही जैसे जीव का पुनः उत्पादन करना शुरू कर दे तो उसी को हम जनन कहते हैं। यह एक सतत होने वाली जैविक प्रक्रिया है किसी भी जीव में। तो इस प्रक्रिया द्वारा जीव करता क्या है कि जैव विकास के क्रम में अपने वंश को वो बनाए रखता है कि उसका वंश सतत जैव विकास में आगे बढ़ता रहे। फिर दूसरा आता है कि अच्छा जीव जनन क्यों करता है, एक प्रश्न और हमारे दिमाग में आता है। तो उसके आंसर के लिए हम लोग देखें कि किसी भी जीव का जिसका जन्म होता है उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है और इसी समय अवधि को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि, या जिसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब आता है कि कुछ जीवों की जीवन अवधि छोटी होती है, कुछ जीवों की जीवन अवधि बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक जीव जो जन्म से लेकर के अपने प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को ही उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। ये लाइफ स्पैन 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट लाइफ स्पैन और दूसरा लॉन्ग लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जिनका जीवन अवधि बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे 24 घंटे का आप कह सकते हैं कि एक ही दिन में वो पैदा हुए और अपनी सारी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न करके वो समाप्त हो गए, या 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते के बीच का इनका जीवन अवधि होता है। जैसे हम देखते हैं कि शॉर्ट लाइफ स्पैन में एक तितली होती है जिसको हम कहते हैं हे फ्लाई। हे फ्लाई, इसका जीवन अवधि 24 घंटे का होता है, 24 आवर या 1 डे का होता है। फिर दूसरा देखते हैं बटरफ्लाई, जो तितली होती है उसका जीवन अवधि जब हम देखते हैं 1 से 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह का होता है। फिर हम आते हैं लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले जीवों में, तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि ऐसे जीव जो होते हैं इनका जीवन अवधि बहुत बड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं कि कौवा, ये लगभग 15 वर्ष तक जीता है। आम का पेड़ ये लगभग 150 वर्ष तक ये जीते हैं। पीपल का पेड़ ये लगभग 500 वर्ष, इनकी जीवन अवधि 500 वर्ष होती है। और अगर हम देखें कि इस धरती पर अब तक सबसे ज्यादा जीवन अवधि वाला पौधा कौन सा है, तो हम पाएंगे कि सिकोया सिम्परवायरेंस ऐसा पौधा है
जो इस धरती पर आज तक सबसे जीवन अवधि का है, जैसे हम चीड़, देवदार, ये लगभग 250 वर्ष तक इस धरती पर जिंदा रहते हैं। फिर एक शब्द यहाँ और आता है कि क्या जीवों की जीवन अवधि उसके शारीरिक आकार पर निर्भर करता है? तो नहीं, जीवों का जीवन अवधि उसके शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं करता। कैसे हम कंपेयर करें? जैसे तोता और कौवा। तोता 1 से 40 वर्ष, पैरेट्स जो होते हैं ये लगभग इनकी जीवन अवधि 1 से 40 वर्ष होती है, और कौवा ये 15 से 20 वर्ष इनकी जीवन अवधि होती है। अब इनकी शारीरिक संरचना हम देखें, पाते हैं कि जितना बड़ा पैरेट्स होता है लगभग उसी आकार का ही क्रो या कौवा होता है। तो शारीरिक संरचना एक है, लेकिन जीवन अवधि इनकी अलग अलग है। वृक्ष में देखते हैं, जैसे आम का वृक्ष और पीपल, तो देखेंगे कि लगभग इनकी भी शारीरिक संरचना एक ही जैसी दिखती है। आम का वृक्ष अगर 100 साल तक जीता है, तो वहीं पीपल का वृक्ष जो होता है ये 500 वर्ष या इससे अधिक भी इसकी जीवन अवधि होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवों की जीवन अवधि उनकी शारीरिक संरचना पर निर्भर नहीं करती। अब हम आते हैं एक और शब्द समझते हैं कि अच्छा, कोई भी जीव जो होता है उसके जीवन अवधि में कितनी अवस्थाएं आती हैं? किसी भी जीव के जीवन अवधि में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो हम देखते हैं कि किसी भी जीव की जब जीवन अवधि की अवस्थाएं पढ़ते हैं, स्टेज जीवों के, तो पहला अवस्था क्या आती है? बर्थ, मतलब जन्म। कोई जीव जन्म लिया। दूसरी अवस्था क्या आती है उसकी? जुवेनाइल, या जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। इसको हम कहते हैं तरुण अवस्था, तरुण या वृद्ध की अवस्था, या अलग अलग किताबों में इसी को किशोरावस्था भी कहते हैं। फिर अगली अवस्था आती है हमारी, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव। अगली अवस्था होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज या जनन अवस्था। इसके बाद अवस्था आती है एजिंग, या इसी को हम कहते हैं सेनेसेंस, मतलब जीर्णता। जीव जीर्ण होता है। और अंतिम अवस्था आती है डेथ, मतलब मृत्यु। तो कोई भी जीव जो जन्म लेता है पहली बार, उसकी जीवन अवधि में ये इतनी 5 अवस्थाएं आती हैं। पहले जन्म होता है, फिर वो तरुण अवस्था या किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर रिप्रोडक्टिव अवस्था में आता है, फिर एजिंग में आता है, जीर्ण हो जाता है, और अंत में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़ करके संसार में कोई भी जीव अमर नहीं होता। अर्थात हर जीव जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा हुआ, तो उसको हम अमर कहते हैं, क्योंकि वो मरता नहीं है। एक कोशिका से उसका जनन सतत चलता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। फिर आगे आते हैं हम, अब बात करते हैं, हमको बात करना है जीवों में जनन, मतलब इस रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में, कि जीवों में जनन कैसे होता है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में, तो देखते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जीवों में जब हम जनन पढ़े, तो जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार को जब हम समझते हैं, तो है कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो एक चार्ट जो बना हुआ है, इस चार्ट से हम जनन के बारे में समझते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि पादपों में 3 तरह के जनन पाए जाते हैं, और जंतुओं में 2 तरह के जनन होते हैं। तो पादपों में देखते हैं, तो पहला है कायिक जनन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन,
जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और तीसरा है लैंगिक जनन। अब इसको पहले ये समझ लेते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। कायिक या वेजिटेटिव इंग्लिश में शब्द है, ये शब्द बना है वेजा। वेजा, वेजा का मतलब होता है बॉडी, बॉडी का मतलब होता है शरीर। जब जीवों में जनन उनके शरीर के अंगों से ही हो तो ऐसे ही जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। अब एक शब्द आता है जो रिसेंटली बहुत इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लोन। हम यहाँ इसको भी समझेंगे कि क्लोन क्या होता है, क्लोन का कायिक जनन से क्या संबंध होता है। तो क्लोन को हम कैसे समझें कि क्लोन जो होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले जीव या जंतु या वनस्पतियां होते हैं। इनमें ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअली, अलैंगिक तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कायिक जनन और क्लोन में संबंध ये है कि कायिक जनन में भी जो जीव होता है वो एसेक्सुअली ही उस जीव के शरीर से ही रिप्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से क्लोन और जो कायिक जनन होता है ये दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। क्लोनिंग देखेंगे कि जिस विधि द्वारा क्लोन तैयार किया जाता है उसी को क्लोनिंग कहते हैं, और इस पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक इयान बिलबुक ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसको हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो कायिक जनन हम देखते हैं तो दो तरह का होता है। पहला प्राकृतिक अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो उस जीव जंतु या उस पादप के शरीर से ही होता है। तो पादप के शरीर में हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं जो कायिक जनन संपन्न कर सकते हैं। तो पहला होता है जड़। तो जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है उसमें देखते हैं शतावर है, डहेलिया है, इनमें जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। दूसरा आते हैं तनों द्वारा, स्टेम्स द्वारा। तो हम देखते हैं कि स्टेम्स दो तरह के पाए जाते हैं। पहले होते हैं भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम्स, और दूसरे होते हैं वायवीय तने या सब एरियल स्टेम्स। तो भूमिगत तनों में हम देखते हैं कितने तरह के, 4 तरह के भूमिगत तने हैं। राइजोम जिसको प्रकंद कहते हैं, अदरक हल्दी में इस तरह का जनन होता है। दूसरा कार्य जिसको घनकंद कहते हैं, ये जिमीकंद और केसर में इस तरह का जनन होता है। तीसरा है बल्बिल्स या सल्क जिसको हम कहते हैं, जैसे प्याज और लहसुन में हम देखते हैं कि उसके छिलके सल्क निकाल लेते हैं तो उससे जनन होता है। और चौथा होता है ट्यूबर या कंद, आलू, आलू में देखते हैं आंखें होती हैं, उसको हम बो देते हैं तो उसमें से नए नए पौधे निकलते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वायवीय तलों में, तो वायवीय तलों में या सब एरियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये देखिए इसमें पाया जाता है शक्कर। ये वायवीय तनों में, भूमिगत तनों और वायवीय तनों में जो पाया जाता है उसमें हम देखते हैं, इसको हटा दें, उसमें हम पाए जाते हैं, उसमें शक्कर, रनर, स्टोलेंस, ऑफसेट्स होते हैं। जैसे पुदीना में देखेंगे, हम दूब में देखेंगे, या हम उसमें क्या कहते हैं जलकुंभी में देखेंगे। तो उसमें अलग अलग तरह के जनन पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो होता है ये ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली तकनीक होती है। यहाँ हम ग्राफ्टिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, रूटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा हम नए पौधे तैयार करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर्स में हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है जनन का तरीका, तनों द्वारा हो गया, पत्र कलिकाओं द्वारा, ऑक्जेलिस में जो पत्र कलिकाएं निकलती हैं, पत्तियों के बगल में कलिकाएं होती हैं, उनसे जनन होता है। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जनन जो होता है, अजूबे की पौधे देखेंगे तो उसकी पत्तियां जब जमीन पर गिरती हैं तो पत्तियों की जो खांच होते हैं, नोच होते हैं, उनके किनारे से ही नए पौधे जन्म लेते हैं। तो अजूबा ब्रायोफिल्लम हो गया, और बिगोनिया, उसमें हम देखेंगे कि ये पत्तियों द्वारा जनन होता है। अब हम आते हैं अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन कितने तरह का होता है और कैसे होता है, उसको हम देखते हैं। अलैंगिक जनन सामान्यतया
इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन, ऐसे जीव जंतु जहां लिंग का निर्माण नहीं होता है, या ऐसे कहें कि सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता, वो जंतु जो होते हैं अलैंगिक विधि से जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यहाँ ये जनन एक ही जीव के द्वारा संपन्न किया जाता है, और इसमें नर और मादा का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं तो नहीं पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला नंबर आता है फिशन, विखंडन। पहला नंबर होता है फिशन या विखंडन। दूसरा नंबर आता है आपका स्पुरुलेशन, बीजाणु जनन। तीसरा नंबर आता है आपका बड़े मुकुलन। चौथा नंबर आता है सिस्ट द्वारा, और पांचवा नंबर आता है फ्रेगमेंटेशन। अब पहला आता है विखंडन। देखते हैं कि हम फिशन क्या होता है और ये किस तरह से होता है। फिशन का मतलब जब कोई कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाओं में बट जाए, उसका केंद्रक, कोशिका का केंद्रक एक या एक से अधिक कोशिकाओं में बट जाए तो उसको हम फिशन कहते हैं। अब ये फिशन सामान्यतः दो तरह का होता है। पहला बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। मतलब द्विविभाजन, जिसको कहते हैं द्विविभाजन या बहुविभाजन। द्विविभाजन या बहुविभाजन, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो कोशिका का केंद्रक है या तो दो केंद्रकों में बट करके दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करता है, या वो केंद्रक बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और वो टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े अलग अलग कोशिका का निर्माण करते हैं। अब जो बाइनरी फिशन होता है, ये देखते हैं तो हम सिंपली तीन तरीके का होता है। एक तो होता है फिशन जिसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। तो हम अमीबा के केस में इसको देखते हैं। यहाँ जो केंद्रक का विभाजन होता है वो एक ही प्लेन पर होता है, अर्थात एक अक्ष पे होता है, और कोशिका जो होती है वो कोशिका का केंद्रक दो भागों में टूटता है और दो जीवों के रूप में वो विकसित हो जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम क्या रखते हैं यहाँ, अमीबा। दूसरा फिशन जो होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ये क्या होता है कि यहाँ जो जीव होता है वो लंबवत बटता है, उसका केंद्रक भी दो भागों में बढ़ता है और बट करके एक जीव से दो संतानों की उत्पत्ति करता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का सबसे अच्छा उदाहरण है यूग्लिना। आप यूग्लिना देखेंगे तो यूग्लिना में जो फिशन होता है वो लंबवत होता है, एक यूग्लिना दो यूग्लिना में बट जाता है। तीसरा फिशन होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसका मतलब कि यहाँ जीव का शरीर अनुदैर्ध्य रूप से बढ़ता है। अनुदैर्ध्य रूप से इसका मतलब जैसे अगर ये जीव है तो ये इस तरह से बटेगा। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब अगर ये जीव है तो यहाँ ये इस तरह से बटेगा। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का उदाहरण हम देखते हैं बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रांसवर्सली क्या होते हैं, बाइनरी फिशन की प्रक्रिया करते हैं और बहुत तेजी से आगे अपना बढ़ाते हैं। अब आता है मल्टीपल फिशन। क्या होता है, यहाँ एक ही कोशिका का केंद्रक बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है और विभक्त होकर के वो क्या करता है, बहुत सारे कोशिकाओं के रूप में निर्मित होकर के संख्या बढ़ाता है।
तो बाइनरी मल्टीपल फिशन कहाँ पाया जाता है? जैसे हमको मलेरिया बुखार होता है, तो मलेरिया बुखार में जो मलेरिया बुखार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोन्स होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो जब वो हमारे शरीर में मच्छर स्पोरोजॉइट्स छोड़ता है तो स्पोरोजॉइट्स जैसे ही हमारे आरबीसी के संपर्क में आता है तो सबसे पहले उस स्पोरोजॉइट्स की क्या खासियत होती है? वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है हमारे शरीर में। तो वो संख्या कैसे बढ़ाएगा? तो मल्टीपल फिशन हमारे ब्लड कोशिका में पहुंचेगा, वहां अपने केंद्रक को कई सारे टुकड़ों में तोड़ेगा और हर टुकड़ा टूटा हुआ टुकड़ा एक अलग स्पोरोजॉइट्स के रूप में काम करेगा और फिर वो फटेगा ब्लड और इसके बाद फिर वो शरीर में फैल करके संख्या बढ़ा लेगा। अगला पॉइंट आते हैं हम दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। ये कैसे होता है? यहाँ पर एक कोशिका जो होते हैं कुछ स्पोर्स का निर्माण करते हैं। स्पोर्स मतलब बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और वो बीजाणु आगे बढ़ करके एमाइटोटिकली डिवाइड होकर के नए जीवों का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं स्पोर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक स्पोर जिनको हम चल बीजाणु कहते हैं, चल बीजाणु या मोटाइल स्पोर, और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अचल बीजाणु या नॉन मोटाइल स्पोर। तो इन अचल बीजाणुओं को हम सामान्यतः कहते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे अगर हम देखें कोनिडिया। चल बीजाणु जो होते हैं इनको हम जू स्पोर, इनको हम क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। अब ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे उसमें इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है फ्लैजिलम और दूसरा होता है सिलिया। ये क्या है? यही वो चीज है जिससे ये चलता है। तो फ्लैजिलम और सिलिया के आधार पर ये जू स्पोर्स बनते हैं चल बीजाणु। तो हम देखते हैं कि किसी कोशिका में 2 फ्लैजिलम, किसी में 4 फ्लैजिलम, किसी में 8 फ्लैजिलम होते हैं, तो बाइफ्लैजिलेट, टेट्राफ्लैजिलेट, ऑक्टाफ्लैजिलेट, इस तरह से हम कहते हैं। और ये सामान्यतः इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो शैवालों में, अगर हम उदाहरण देखें तो शैवाल, क्योंकि ये जलीय जीव होते हैं, वनस्पतियां होते हैं और ये जल पर्याप्त मात्रा में होता है। इनका जो स्पोर्स होता है, जो स्पोर्स जल में आसानी से तैर करके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करता है। दूसरा जो अचल बीजाणु होता है जिसमें कोनिडिया बनते हैं, यहाँ फ्लैजिलम नहीं होता है तो कोनिडिया बनते हैं। तो और इनका सबसे अच्छा उदाहरण है कवक। उदाहरण क्या है? कवक। कवक में हम देखते हैं पेनिसिलिनियम की, अगर पेनिसिलिनियम की बात करें तो पेनिसिलिनियम में हम देखते हैं कि उसकी संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इन्हीं स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं, जो डिस्पर्स होकर के जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट आता है बडिंग। बडिंग मतलब मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जब किसी जीव के शरीर पर कोई विशेष कोशिका, जब किसी जीव के शरीर पर कोई विशेष कोशिका विशेष कार्य करना शुरू कर दे और वह कार्य कैसा हो? जनन के लिए उत्तरदायी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। अर्थात यहाँ स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल्स है, ये क्या कर रहा है? स्पेशल फंक्शन कर रहा है, विशेष कार्य कर रहा है। कार्य किस लिए कर रहा है? जनन के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, तो इसीलिए उसको हम बडिंग या मुकुलन कहते हैं। अब इसको देखते हैं, ये दो तरह के बर्ड्स होते हैं। एक होते हैं एक्सोजीनस बर्ड और दूसरे होते हैं इंडोजीनस बर्ड। मतलब एक्सोजीनस बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन को कैसे समझेंगे? जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो अपने आप समझ में आएगा। ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट, जैसे ये ईस्ट है,
तो यहाँ क्या होता है कि ये अग्रभाग की कोशिका विशेष हो जाती है, ये डिवीजन करती है और ये थोड़ा सा बाहर निकल आती है। अब इसका केंद्रक जो होता है ये डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या होता है थोड़ा सा केंद्रक इसके अंदर आ जाता है, बाकी यहाँ पड़ा रहता है। अब ये बर्ड फिर आगे विकास करेगी, विकास करके फिर ये इससे पेरेंट से अलग हो जाएगी और अलग होकर के नए इष्ट कोशिका का निर्माण करती है। तो चूंकि बर्ड जो है शरीर के बाहर बना, इसीलिए इसको एक्सोजीनस बर्ड्स कहते हैं। यहाँ एंडोजीनस बर्ड्स में क्या होते हैं, कुछ जीव जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बर्ड जो होते हैं शरीर के अंदर बनते हैं और फिर वो उनका शरीर फटता है और बाहर निकलते हैं, फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। अगला शब्द आता है कि सिस्ट, पुटी भवन जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं पुटी भवन। इसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सिस्ट में देखते हैं, सिस्ट क्या होते हैं, ज्यादातर जो जीव होता है, जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर हम सिस्ट देखें तो ये बैक्टीरिया है। जीवाणुओं में जीवाणु जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे अनुकूल परिस्थितियां का मतलब बारिश हुआ, हवा पानी भोजन सब पर्याप्त मात्रा में है तो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जैसे बारिश खत्म हो गया, गर्मी का मौसम आया, पानी सूख गया, तो अब जीवाणु को अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होता है, जीवाणु अपने को बचाए रखे, अपने वंश को बचाए रखे, तो क्या करता है, उसकी जो कोशिका होती है, उसकी कोशिका सेलवाल के चारों तरफ कई मोटी लेयर पर बन जाती है, कठोर। इसके बाद इसका केंद्रक जो होता है वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है और इस तरह से फिर ये हवा में तैरता रहता है पूरा। और जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, बारिश हुई, तो ये फिर हवा से जमीन पर आया, जमीन के बाद इसकी ये लेयर पड़ते जो होती हैं गलने लगती हैं और हर केंद्रक के चारों तरफ छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और ये अलग कोशिका के रूप में कार्य करती है, फिर ब्रश करके नए जीवाणुओं का निर्माण करती है। तो सिस्ट ज्यादातर कहाँ बनते हैं, कैसे कब बनते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में बनने वाली अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अंतिम आता है फ्रेगमेंटेशन, इसको भी हम विखंडन कहते हैं। ज्यादातर देखते हैं कि ये ब्रायोफाइटा में, शैवालों में पाए जाते हैं। ये इनके शरीर जो होते हैं वो टूट करके पेरेंट से अलग हो जाते हैं और अलग होकर टूटा हुआ जो भाग होता है फिर धीरे धीरे जर्मिनेट करके अपने पेरेंट जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है। अब तो इस तरह से दो जनन विधियां हमने देख ली, पहला काई, दूसरा अलैंगिक। अब तीसरी विधि जो होती है जनन की, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीसरी विधि हम देखते हैं कि सेक्सुअल लैंगिक जनन क्या होता है और वो किस तरह से होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसकी पहले हम परिभाषा समझते हैं कि पहले ये समझते हैं कि आखिर जीवों को, जब जीव अलैंगिक जनन द्वारा ही जनन की प्रक्रिया कर सकता है तो फिर क्यों उसको लैंगिक जनन की आवश्यकता पड़ी। तो पहली चीज हम ये समझते हैं, लैंगिक जनन क्या है कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव जो था या एक कोशिका वो सक्षम थी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या थे कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुआ संतान जो होता है वो कमजोर होता है, जैव विकास में अपने आप को अस्थायी नहीं बना सकता है। लगातार विभेदन होने के कारण उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो छीण होते जाते हैं और आगे चल करके ये समस्या आती है कि जीव जो होता है कमजोर होकर के विकास से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए जीवों ने एक जटिल प्रक्रिया अपने अंदर विकसित किया और उस जटिल प्रक्रिया को ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव, नर या मादा, या एक ही जीव जिसमें दोनों
सेक्स ऑर्गन्स हो उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले जीव जो होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक नर होगा और एक मादा होगा। यहाँ पर क्या है कि ये नर दोनों जीव जो होंगे वो डिप्लॉयड्स होंगे, 2n होंगे, गैमीट बनेगा। इनसे गैमीट्स जो होंगे एक से मेल गैमीट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स जो होते हैं कैसे बनते हैं, ये आफ्टर मियासिस। ये कब बनते हैं, ये सूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं और फिर इनके बीच में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये क्या होता है, जाइगोट बनता है, युग्मक। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है और वो भ्रूण नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन में हमने देखा कि क्या है, दो अलग अलग लिंग वाले जीव हैं जो मियासिस के पश्चात गैमीट बनाते हैं और वो गैमीट्स आपस में आते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट जो है ये क्या है, n और n मिला, अगुणित अगुणित मिले और द्विगुणित हो गए और इसके बाद फिर इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होता है। अब यही हम अलैंगिक और लैंगिक जनन में थोड़े से अंतर समझते हैं। पहला क्या कि यहाँ दो अलग अलग गैमीट या दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ एक ही जीव था। यहाँ मियासिस होती है गैमेटिक, वहाँ इस तरह की कोई परिकल्पना नहीं थी। मियासिस होने से फायदा क्या होता है कि जो जाइगोट बना हमारा उसमें माँ का और पिता का दोनों का गुणसूत्र आया। उसके कारण क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, नए जीन आए। किसमें, इस भ्रूण में, इस नए जीव में नया जीन आया। अब वो जीन क्या है, वो अपने माता पिता से ज्यादा योग्य है। इसके साथ साथ क्या है, लगातार जो वातावरण हमारा बदल रहा है उस बदलते वातावरण में ये जीव ज्यादा सक्षम है अपने आप को उत्तरजीवी बनाए रखने के लिए। लेकिन अलैंगिक जनन में ये सब समस्याएं थी, इसीलिए जीव जो है विकसित हुआ। अब हम इसमें लैंगिक जनन में समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो जब हम देखते हैं तो लैंगिक जनन में इतनी घटनाएं जो है इसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये इतना जो है इसको हम फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं और इतना जो है ये इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज अवस्था। क्या है कि लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में हर जीव, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु हो, लगभग इन लैंगिक जनन करते समय इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब हम आते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होते हैं और उसमें देखते हैं कुछ चीजें। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं तो आसानी हो जाएगी जीवों के बारे में, उनके लैंगिक जनन के बारे में और अच्छा। जैसे हमने एक शब्द बताया था जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। तो जीवों के जीवन अवधि में हमने बताया था कि 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था उसकी जन्म होती है, दूसरी अवस्था किशोरावस्था, तीसरी अवस्था जनन अवस्था, चौथी अवस्था जीर्णता की अवस्था और 5वीं मृत्यु की अवस्था होती है। तो हम यहाँ से 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। पहला किशोरावस्था, किशोरावस्था या कायिक अवस्था। दूसरा जनन अवस्था और तीसरा सेनेसेंस या जीर्णता की अवस्था। इसके कुछ लक्षण देखते हैं। किशोरावस्था क्या है
कि जब जीव 12 से 13 वर्ष का हो जाए तो ये माना जाता है कि वो किशोर हो गया है। इस अवस्था में क्या होता है, जीव का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होने के साथ साथ कुछ उसके अंदर फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं और ये फिजियोलॉजिकल परिवर्तन ही उत्तरदायी होते हैं जनन अवस्था के लिए। अर्थात जीव जब 12 से 13 वर्ष का हो जाता है तो ये जनन योग्य हो जाता है। जनन योग्य होने के पश्चात उसमें क्या होता है कि अब इस जीव में, ये जीव मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट तो पहले से ही रहता है, लेकिन इसमें नर और मादा जननांगों का विकास हो जाता है और ये जननांग परिपक्व हो जाते हैं और फिर नए जीव निर्मित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा होता है जीर्णता। इस अवस्था में क्या होता है, जीव इस अवस्था से पार हो जाता है। लगभग 40 से 45 वर्ष के बाद जीव जनन योग्य नहीं रह जाता है, तो 40 से 45 वर्ष के बाद जीर्णता आती है, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं। इस अवस्था के पश्चात इस अवस्था में क्या देखते हैं, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, उपापचय दर कम हो जाती है और धीरे धीरे कोशिकाएं क्षय होने लगती है, अल्टीमेट जीव की मृत्यु हो जाती है। जनन अवस्था में हम देखते हैं कि जनन अवस्था जो होती है पौधों में और जंतुओं में, ये जनन अवस्था पौधों में और जंतुओं में किस तरह से होती है। तो पहले हम पौधों में समझें। पौधों में जनन अवस्था, तो पौधों में जनन अवस्था जब हम देखते हैं तो पौधों में जनन अवस्था कैसे होता है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर बना करके समझें कि पौधों में जनन अवस्था। तो हम देखते हैं पौधे दो तरह के होते हैं। सामान्यतः जब हम देखेंगे तो पौधे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक पौधे को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो पूरे जीवन काल में एक ही बार जनन क्रिया संपन्न करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे एक वर्षीय पादप जो होते हैं, जो एक वर्षीय पादप है वो उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। वो जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ये पूरे जीवन काल में अपने एक ही बार जनन करते हैं। या जैसे हम बांस में देखते हैं तो बांस होता है, ये 50 से 100 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग करता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक में देखते हैं ये पूरे जीवन काल में लगातार जनन करते रहते हैं, मतलब यहाँ सतत जनन होता रहता है, बार बार ये जनन करते होते हैं। ये सीजनल भी होते हैं, सीजन में भी ये जनन करते हैं। तो बहुत सारे जीव जो होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। अगला हम देखते हैं कि जंतुओं में, अब समझते हैं, ये तो हो गया पौधों में जनन और जंतुओं में जनन अवस्था। तो यहाँ एक शब्द यूज होता है ब्रीडर, यहाँ एक शब्द यूज होता है ब्रीडर, जिसको हम प्रजनक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रजनक कहते हैं। अर्थात जब जंतु जनन योग हो जाए, जब जंतु जनन करने की योग्य हो जाए, तो ऐसे जंतुओं को हम ब्रीडर या प्रजनक कहते हैं। अब ये ब्रीडर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, देखेंगे। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस ब्रीडर, सतत ब्रीडर प्रजनक। सीजनल जिनको हम कहते हैं हिंदी में मौसमी प्रजनक और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, जिनको हम क्या कहते हैं, सतत प्रजनक। अब दोनों को देखिए क्या होते हैं, मौसमी और सतत। ऐसे जीव जो किसी मौसम विशेष में, ऋतु विशेष में वो क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया संपन्न करते हैं, उन्हीं को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया हो गई, मेढक हो गया, बारिश आएगा तभी प्रजनन करेगा, तो ये मौसमी प्रजनक है। और
दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, जिन पे मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, वो लगातार प्रजनन करते रहते हैं, जिसमें प्राइमेट्स हो गए, मैमल्स हो गए, हम आप हो गए। तो हम आप क्या है, कंटिन्यूअस प्रजनक है। ये एक निश्चित समयावधि के पश्चात प्रजनन करना शुरू करते हैं और निश्चित समयावधि मतलब 12-13 साल के पश्चात ये यहाँ प्रजनन योग्य हो जाते हैं और 40-45 साल तक जाते जाते इनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। अब एक शब्द और आता है, यहीं पे हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे मौसमी होते हैं, कैसे सतत होते हैं, क्या इनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होता है जिसके कारण ये सब ऐसा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये जीव प्रजनन करने के योग्य होते हैं तो इनके शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होता है। जो अंडाशय होता है वहां से कुछ विशेष हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स एक चक्रिक प्रक्रिया द्वारा लगातार चलते रहते हैं और इन्हीं चक्रिक प्रक्रियाओं को हम एक चक्र कहते हैं। और वो चक्र जो होता है दो तरह से बताया जाता है। पहला जिसको हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरा कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये चक्र जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम ओएस्ट्रस साइकिल या ऋतु चक्र, इसको हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र, और इसको हम कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र, इनमें थोड़ा सा हम अंतर भी समझे क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है, हम यहां समझते हैं इसको। ओएस्ट्रस साइकिल पहला और मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरा। इसको ओएस्ट्रस साइकिल में देखते हैं कि क्या है, ये शॉर्ट लाइफ स्पैन का चक्र होता है, मतलब बहुत अल्पकालिक, अल्प समय के लिए ये चक्र स्टार्ट होता है और इसके बाद जैसे ही ये चक्र स्टार्ट हुआ कुछ समय बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है। गाय में हम देखते हैं 12 से 24 घंटे में ये चक्र स्टार्ट हुआ, 12 से 24 घंटे बीतने के पश्चात फिर ये चक्र समाप्त हो जाता है, तो वो एनेस्ट्रस हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एनेस्ट्रस अवस्था, एनेस्ट्रस स्टेज में वो आ जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे ही ये ओएस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है, ये कम समय के लिए होती है, तो इसमें जीव के अंदर तीव्र संभोग की इच्छा जागृत होती है। जीव बहुत तेजी से संभोग करने के लिए तैयार होता है। फिर दूसरी चीज यहाँ क्या होता है, अब ये क्या है, ये लॉन्ग स्पैन की साइकिल होती है जो 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफेरेशन फेज, तीसरा ओवुलेशन फेज और चौथा सिक्रीटरी फेज। तो 4 अवस्थाओं में होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में मासिक चक्र शुरू होता है जो कि लंबा होता है, 28 दिन तक चलने वाला ये चक्र होता है। ये तो कुछ घंटों या कुछ दिनों का होता है और ये क्या है, 28 डेज चलता है ये चक्र। तो बड़ा है कि 5 अवस्थाओं से गुजरता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओवा निर्माण प्रारंभ हो गया, प्रोलिफेरेशन होता है, ओवा निर्माण हुआ, फिर ओवुलेशन हुआ, वो बाहर निकला ओवरी से, और जब निषेचन नहीं हुआ तो वो ओवा नष्ट हो गया और नष्ट होकर के क्या हुआ, शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट इसमें समझते हैं, दूसरा पॉइंट, कि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, अब चूंकि ये चक्र जब चलता है या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ संभोग की तीव्र इच्छा जागृत होती है। यहाँ ऐसी कोई मादा में कोई भी संभोग की इच्छा जागृत नहीं होती है।
इस चक्र के चलने के पश्चात क्या होता है, जब निषेचन प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है तो मादा एक निश्चित समय पश्चात क्या होता है, ये जो ओवा होता है फटता है और ब्लड के साथ, रक्त के साथ वो शरीर से बाहर निकलता है। जबकि ओस्टस साइकिल्स में क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां मादा के शरीर से अगर निषेचन नहीं हुआ तो ब्लड नहीं निकलेगा। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा अंतर देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं जैसे ये चक्र 28 दिन का चक्र है, जब चलना शुरू होता है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोनल परिवर्तन के दौरान क्या होता है, मादा के गर्भाशय की भीतरी दीवार जो एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं वो मोटी हो जाती है। और जब निषेचन नहीं हुआ, ओवुलेशन के बाद सिक्रीटरी फेज आया तो फट करके रक्त के साथ बाहर निकला। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड के साथ मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की दीवारें भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बाहर निकल जाती हैं। उसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि ब्लड निकलता नहीं तो जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो क्या करता है, गर्भाशय स्वयं उसको अवशोषित कर देता है। आता है कि अब ये पाया किस में जाता है, तो इसको हम उदाहरण अगर देखें तो नॉन प्राइमेट्स जितने हैं, नॉन प्राइमेट्स मतलब गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी, सब में ओस्टस चक्र चलता है। प्राइमेट्स जितने हैं और ह्यूमंस उसमें मेंस्ट्रुअल चक्र चलता है। तो ये हो गया हमारा चक्र। अब यहीं पर एक सब और समझ लेते हैं कि लैंगिकता किसे कहते हैं। लैंगिकता, व्हाट इज सेक्सुअलिटी। तो इसको जानने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि हम देखते हैं लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग लिंग धारण किया हो कोई जीव, जो अलग अलग लिंग अगर धारण किया है तो उसी को हम लैंगिक जीव कहते हैं। अब ये इसको समझने के लिए हम दो तरह से समझते हैं कि यहाँ अलग अलग लिंग क्या होगा, एक नर लिंग होगा, एक मादा लिंग होगा। अगर ये है तो वो लैंगिक है, अगर नहीं है तो वो अलैंगिक है। तो और सबसे बड़ी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होने के लिए जीव में लैंगिकता होनी जरूरी है। अगर लैंगिकता नहीं है तो जीव कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो आता है कि ये फिर जैसे हम लैंगिकता को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि लैंगिकता को दो तरह से हम समझे कि अलग अलग लिंग कैसे होते हैं। तो एक पहला आता है ऐसे जीव जंतु या वनस्पति पादप जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में हो, तो उनको हम देखेंगे। और दूसरा देखेंगे बी कैटेगरी, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे जीव जंतु या पादप जिनमें नर और मादा अलग अलग उपस्थित हो, तो उनको क्या कहते हैं और कौन कौन से शब्दावलियां इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आता है, पहली कैटेगरी में हम देखते हैं कि यहाँ 4 शब्द इस्तेमाल होते हैं। पहला बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा होमोफैली। तीसरा जो होता है मोनोसियस। और चौथा जो होता है आपका इसमें आता है मोनोसियस के बाद होमोथैलिक। होमोथैलिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, और एक शब्द आता है आपका, हाँ 3 शब्द इसमें है और 3 इसमें आते हैं जो अलग अलग होते हैं। यहाँ आता है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, और फिर आता है डायोसियस। और इसमें एक शब्द और आप पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये 3 शब्द यहाँ आते हैं। देखते हैं कि पहली कैटेगरी में आते हैं बाइसेक्सुअल,
या बाइसेक्सुअलिटी किसमें कहते हैं, यहाँ एक ही जीव में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाया जाता है। होमोथैलिक्स, अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे पादप है, पादप में देखेंगे पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है, उस पे नर जननांग भी पाया जाता है, पुंकेसर जिसको कहते हैं, और मादा जननांग जिसको हम स्त्रीकेसर कहते हैं वो भी पाया जाता है। तो ये उदाहरण होते हैं। होमोथैलिक आते हैं। होमोथैलिक का मतलब एक थैलस पे ही, यहाँ थैलस शब्द यूज किया जाता है, एक ही थैलस में ही नर और मादा जनन अंग दोनों विकसित होते हैं, तो होमोथैलिक कहते हैं। अब इसमें ब्रायोफाइटा का यहाँ हम देखते हैं ब्रायोफाइटा, या यहाँ हम कवकों को भी देख सकते हैं। दूसरा आता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक ही पादप पे नर पुष्प और मादा पुष्प साथ साथ हो सकते हैं, या एक ही पादप के एक तने पर नर पुष्प होगा, दूसरे तने पर मादा पुष्प होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, हम देखते हैं जैसे कद्दू कुल में, आप लौकी में देखेंगे, कद्दू में देखेंगे, वहाँ नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी होता है एक ही पौधे पे, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिर दूसरी तरह के हम सेक्सुअलिटी में देखते हैं कि जहाँ नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। पहला यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे जीव जिनमें अलग अलग सेक्स अलग अलग जीव में हो, नर अलग हो और मादा अलग हो। तो प्राणियों में हम देखते हैं यहाँ नर अलग होता है और मादा अलग होता है। दूसरा हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक का मतलब कि ये थैलस से देखेंगे, यहाँ एक थैलस में नर और दूसरे थैलस में मादा होगा, जननांग का विकास होगा। तो हम यहाँ ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं या टेरिडोफाइट्स में देखते हैं, तो वहाँ इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। और तीसरा होता है डायोसियस। डायोसियस, तो इसको हम किससे संबंधित करते हैं, यहाँ हम पादप से देखते हैं कि डायोसियस का मतलब कि नर पादप अलग और मादा पादप अलग। तो पादपों में हम देखते हैं सामान्यतया बहुत कम ही इसके उदाहरण होते हैं कि नर पौधा अलग हो और मादा पौधा अलग हो। कहाँ मिलता है ये, जैसे हम पपीता देखते हैं, पपीते में नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। डेट पाम देखते हैं, खजूर का पेड़ देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। और लास्ट में हम हर्माफ्रोडाइट देखते हैं, जहाँ क्या होता है कि नर और मादा जो होते हैं ये दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे केचुआ हो गया, उसमें हम देखेंगे कि नर और मादा एक ही में पाया जाता है। तो ये हो गई उसकी सेक्सुअलिटी। अब आगे हम लैंगिक जनन को डिटेल में समझते हैं कि कैसे लैंगिक जनन होता है और इस जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। कि जो लैंगिक जनन होता है, हमने देखा कि सभी जीवों में, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सब में कुछ विशेष घटनाक्रम मूलभूत होते हैं। जैसे हमने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या होता है। अब हम आते हैं पहला अवस्था, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, इस अवस्था में क्या क्या घटित होता है हम इसको समझते हैं। इस अवस्था में दो घटनाएं घटित होती हैं। पहला गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन मतलब युग्मकों का निर्माण होता है। और दूसरी अवस्था क्या होती है, फिर इन गैमीट्स के ट्रांसफर होते हैं, गैमीट का स्थानांतरण होता है। मतलब गैमीट जो होते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब गैमीट फॉर्मेशन अवस्था को हम समझे कि यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो पहला आता है कि चूंकि हम देखते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं, अगर हम देखें तो हमेशा अगुणित होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, अगुणित, हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं, ये एन ही रहते हैं। चाहे वो अगुणित जीव से ही जन्मे हो और चाहे वो द्विगुणित जीव से जन्मे हो, वो हमेशा क्या रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। अब ये हैप्लॉइड गैमीट कैसे बनेंगे, तो हैप्लॉइड गैमीट्स बनने की प्रक्रिया जो होती है जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम अगुणित जीव देखें, जैसे गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक्स में देखें जहां मेन प्लांट बॉडी एन होती है, या स्पोरोफिटिक्स में देखें जहां मेन प्लांट बॉडी 2n होती है। ये बनेगी क्या, यहाँ बनने के लिए सबसे जरूरी होता है मियोसिस। अगर ये अगुणित है तो ये डायरेक्ट माइटोसिस के द्वारा बनेगा, और
सीधे N से N बनेगा। अगर ये स्पोरोफाइट है तो पहले मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद इस N से 2N से N बनेगा। बाद में ये दोनों क्या होंगे, निषेचित होंगे, निषेचित होकर के 2N हो जाएंगे। तो कुछ जीवों में जब हम देखते हैं तो आता है कि जैसे हम ये भी जान लें कि हर जीव की कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। अब क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होगी तो जब उनमें विभेदन होगा तो विभेदन के पश्चात अगर वो मियोसिस होगा तो आधे क्रोमोसोम गैमेट्स में जाएंगे माता पिता के, और फिर वो आधे अपना मिल करके फिर वो द्विगुणित हो जाते हैं। तो जीवों में देखते हैं क्रोमोसोम तो पाते हैं जैसे एस्केरिस में 2 क्रोमोसोम पाया जाता है, ये 2N में, 2N अवस्था में 2 और N अवस्था में 1 क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में, ह्यूमन में हम देखते हैं 2N अवस्था जो होती है इसकी 46, यहाँ 46 क्रोमोसोम होता है और N अवस्था में 23 होता है। इसी तरह से हम ऑफियोब्लासम में देखें, जिम्नोस्पर्म्स होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, नहीं जिम्नोस्पर्म नहीं होता है, जिसमें 12 से 60 क्रोमोसोम पाए जाते हैं द्विगुणित अवस्था में। 12 से 60 क्रोमोसोम द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। अगुणित अवस्था में 6 से 30 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखें इस धरती पर वह कौन सा जीव है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होता है, तो एलोकेंथा होता है। एलोकेंथा होता है जिसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं द्विगुणित अवस्था में। तो अगुणित अवस्था में हम देखते हैं 8 क्रोमोसोम होते हैं। तो पहला ये तो हो गया कि किस तरह से गैमेट्स का निर्माण होता है, और फिर ये गैमेट्स, दूसरी चीज आती है कि इन गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है। तो पादपों में देखें तो ये गैमेट्स कैसे बनते हैं, जैसे पादपों में हम देखें अगर नर है तो यहाँ क्या बनेगा, पॉलन, ये नर युग्मक है, और मादा में क्या बनेगा, ओवम, ये फीमेल युग्मक है। तो ज्यादातर क्या होता है कि ट्रांसफर कैसे होता है, पादपों में देखिए तो ये पॉलेंस क्या होते हैं, हर कोई पादप पॉलेंस जो होते हैं पुंकेसर में तैयार होते हैं, और जैसे ही ये किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से ये नर से जा करके मादा के शरीर पर पहुंचते हैं और अंकुरित होकर के फिर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में चूंकि नर को मादा तक पहुंचाना है तो विशेष कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सहायता से ये क्या होते हैं कि जाते हैं मादा तक, अपने स्पर्म्स को पहुंचाते हैं। तो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अगला पॉइंट जो आता है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस खत्म हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट जो होता है इसमें, तो हम करते हैं निषेचन की अवस्था, फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो आता है फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ 2 अयुग्मित या अगुणित युग्मक और नर और मादा आपस में मिलते हैं, मिल करके संलयन की प्रक्रिया करते हैं, और उस संलयन की प्रक्रिया के द्वारा एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम जाइगोट्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यहाँ मेल और फीमेल ये आपस में मिलते हैं, मिल करके 2N का निर्माण करते हैं, और इसी को हम जाइगोट्स कहते हैं। अब ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण आगे चल करके नए जीव का निर्माण करता है। तो अब आता है कि इसमें ये निषेचन है। निषेचन सामान्यतः हम एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि ये 2 तरह का होता है। निषेचन सामान्यतः 2 तरह का, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। दोनों में अंतर होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में। बाह्य निषेचन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों अपने अपने जो गैमेट्स होते हैं उनको बाहर निकाले, बाहर किसी माध्यम में छोड़े, और उस माध्यम में दोनों आपस में मिले, मिल करके फ्यूज हो, तो उसी को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि
नर गैमीट्स को मादा के शरीर तक पहुंचाता है और मादा के शरीर में जो मादा गैमीट होता है वहां स्थिर होता है, नर वहां से वो स्पर्म पहुंच करके उसको निषेचित करता है, उसको आंतरिक निषेचन हम कहते हैं। तो बाह्य निषेचन देखते हैं ज्यादातर जैसे फिश हो गया, फ्रॉग्स हो गए, उनमें पाया जाता है। और आंतरिक निषेचन इनको छोड़ करके जितने भी जीव है लगभग सब में आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। अब तीसरी घटना जो घटित होती है वो जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, इस अवस्था में दो घटनाएं घटित होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या बनता है? जाइगोट, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, या जिसको हम कहते हैं भ्रूण, एम्ब्रियो। इनको हम देखते हैं कि चूंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनता है, ये पूयन होता है, तो इसको हम समझते हैं कि इसी से नए जीव का निर्माण होना है। तो पुराने जीव और नए जीव में जो सबसे पहली अवस्था होती है, या हम कह लें कि दोनों को जो जोड़ने की अवस्था होती है, कनेक्टिंग लिंक होता है, वो क्या होता है? जाइगोट होता है। ये पहली द्विगुणित अवस्था होती है, एक कोशिकीय होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक कोशिकीय अवस्था होती है, नए जीव और पुराने जीव के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी विकास अवस्था है, कैसे इसका निर्माण होता है जाइगोट। तो हम किताबों में आगे भी कभी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कई तरह के जीवों के जीवन में कई तरह के जीवन चक्र चलते हैं, जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसमें हम देखते हैं कि जीव में जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। कहीं गैमेटिक मियासिस होता है, कहीं स्पोरिक मियासिस होता है, कहीं जाइगोटिक मियासिस होता है, उसी के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। आगे चल करके कुछ जीवों में ये जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में रहता है, रेस्टिंग पीरियड से बाद ये जाइगोट फिर आगे क्या करता है? विकास क्रिया करता है और विकसित होकर के ये क्या बनाता है? भ्रूण। यही भ्रूण आगे चल करके नए जीव का निर्माण करता है। लेकिन इसमें भी दो प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। पहला क्या होता है कि जो भ्रूण होता है इसमें सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन। इससे क्या होता है कि ये अपनी कोशिका की संख्या को बढ़ाता है। कोशिका की संख्या जब बढ़ गई तो फिर दूसरी घटना क्या घटती है? सेल डिफरेंशिएशन। दूसरी घटना घटती है सेल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? अब जब कोशिकाएं खूब संख्या में बन गई तो कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करेंगी, वो ऊतक विशेषीकृत होंगे, विशेषीकृत होने के पश्चात वही ऊतक अंगों का निर्माण करेंगे, और जब वो अंग बनेंगे, अंग तंत्र बनेगा, और फिर अंत में जाकर के नया जीव तैयार होगा। तो अब ये डिफरेंशिएशन जंतुओं में अलग होता है, पादपों में अलग होता है। पादपों में जो डिफरेंशिएशन होता है हम देखते हैं कि इसी आधार पे पादप एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, और जंतु भी अलग अलग देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोटोजोआ से स्टार्ट होते हैं, आगे होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है, और इस तरह से हमारा पूरा जीवों में लैंगिक जनन समाप्त